हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है। न्यूजीलैंड ने रिसेंटली फर्स्ट क्लाइमेट चेंज लॉ इंट्रोड्यूस किया है फाइनेंशियल फर्म्स के लिए। इसके साथ न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश बन गया है जिसने फाइनेंशियल फर्म्स के लिए स्पेशल क्लाइमेट चेंज लॉ इंट्रोड्यूस किया है। ये क्या लॉ है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब क्लाइमेट चेंज जैसे आपको पता है एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बन गया और हर देश इसको बहुत सीरियसली ले रहा है, चाहे यूएस हो चाहे फ्रांस हो। और न्यूजीलैंड वैसे भी पहला देश रहता है बहुत ही प्रोग्रेसिव लॉज लाने के लिए और कंट्रोल भी करता है हर प्रॉब्लम को। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है ये लॉ। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई ऑलवेज फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड पहला देश बन गया है जो इस तरह का लॉ लेके आ रहा है जहाँ पे न्यूजीलैंड की जो भी फाइनेंशियल फर्म्स रहेंगी, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनीज़ हो, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हों, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है। द रिपोर्ट क्या करना पड़ेगा, द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन देयर बिजनेस, कि उनके बिजनेस पे क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका एक पूरा प्रॉपर रिपोर्ट इस तरह की फाइनेंशियल फर्म्स को लिख के सबमिट करना होगा बना के। अब क्लाइमेट चेंज लॉ क्या है? जो भी बैंक्स हैं जिनके टोटल एसेट्स अगर आप देखेंगे न्यूजीलैंड डॉलर्स में बात कर रहे हैं, 1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर से ज़्यादा हैं। इंश्योरेंस जो इंश्योरर्स हैं उनके लिए भी सेम 1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स का लिमिट रखा गया है। टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ऑल इक्विटी एंड डेट इशूअर्स, इनको यहाँ पे लिस्ट किया गया है। जो इतने एसेट्स को क्रॉस कर रहे हैं उनको वो सब इस लॉ के अंदर कवर होंगे और उनको डिस्क्लोजर्स जो हैं गवर्नमेंट को वो करने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है देश के न्यूजीलैंड का जो पार्लियामेंट है वहाँ पे, और फर्स्ट रीडिंग इसकी सून रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे, जहाँ पे फाइनेंशियल फर्म्स एक्सप्लेन करेंगी कि वो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे डील करने वाली हैं। पहले तो आपको बताना है कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस पे, और दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ेगा जो आपने असेस किया अपनी रिपोर्ट में उसको आप कैसे डील करने वाले हो, ये इस लॉ में आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए, इस तरह के जो डिस्क्लोजर्स हैं अराउंड, अगर न्यूजीलैंड में टोटल फर्म्स को देखा जाए जो लिमिट रखी गई है 1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर का थ्रेशहोल्ड लिखा है, इस लेजिस्लेशन के अंदर अराउंड 200 कंट्री की बिगेस्ट कंपनीज जो हैं वो कवर होती हैं, और बहुत सारी फॉरेन फर्म्स भी जो न्यूजीलैंड बेस्ड हैं। डिस्क्लोजर्स में आपके फाइनेंशियल ईयर्स का बिगिनिंग, ये जो फाइनेंशियल ईयर्स बिगिनिंग नेक्स्ट ईयर वंस द लॉ इज़ पास्ड। डिस्क्लोजर्स आपको कब करने हैं? जब फाइनेंशियल ईयर आपका नेक्स्ट ईयर शुरू होगा, जैसे ये लॉ पास होगा तब से आपको अपने डिस्क्लोजर्स देने हैं। दैट मीन्स रिपोर्ट्स आपकी ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज इस के कवर के अंदर आती हैं, जो थ्रेशहोल्ड रखा गया है 2023 में आपको जो कंपनीज़ हैं रिपोर्ट अपनी बना के तैयार करनी है। और इन केस कोई कंपनी फेल होती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसको रीजंस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं न्यूजीलैंड ने वो लाई हैं कि हम एमिशंस को किस तरह से कम कर सकते हैं अपनी सेकेंड टर्म में, और प्रॉमिसिंग यहाँ पे मेन कार्बन न्यूट्रल। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएं 2025 तक, इसलिए इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और उसके बाद न्यूजीलैंड ने ये भी डिसाइड किया है कि वो सिर्फ ज़ीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस जो हैं उनको मिडल ऑफ दिस डिकेड से लाएंगी, कि यानी जो फॉसिल फ्यूल्स पे उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है उससे वो शिफ्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ की, जो रिटर्न अभी पावर में फिर से आई हैं, बिगेस्ट इलेक्शन विक्ट्री थी उनकी सेंट्रल लेफ्ट लेबर पार्टी से, उन्होंने क्लाइमेट चेंज को न्यूक्लियर फ्री मूवमेंट इस जनरेशन की बोला है, और जो भी इसके लिए लॉज पास करने पड़ेंगे वो करेंगी क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस कम करने के लिए। न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी कहा कि क्लाइमेट इमरजेंसी भी डिक्लेयर की थी क्लाइमेट चेंज फाइंडिंग्स के ऊपर। एक इंटरगवर्नमेंटल पैनल है, उसको देखते हुए, इसकी रिपोर्ट देखते हुए उन्होंने न्यूजीलैंड में क्लाइमेट इमरजेंसी भी डिक्लेयर की। क्यों किया? क्योंकि उनका मानना है कि
जैसे पेरिस एग्रीमेंट में हम बोलते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज जो है ग्लोबल वार्मिंग में जो होना है इंटरनेशनली ग्लोबली, हमको उसे अवॉइड करना है और एमिशंस उनको कट करनी पड़ेंगी 45% फ्रॉम 2010 लेवल्स। तो उन्होंने कब से बेस ईयर क्या रखा है अपना 2010 के जो लेवल्स हैं उससे वो एमिशंस कम करना चाहती हैं 45%। कब तक? 2020 तक। और ज़ीरो एमिशंस करना चाहते हैं बाय 2050 तक। तो इसलिए न्यूजीलैंड ने इमरजेंसी क्लाइमेट इमरजेंसी जो है 2 दिसंबर 2020 को डिक्लेयर किया था और पब्लिक सेक्टर को बोला कि हम कार्बन न्यूट्रल कर देंगे 2025 तक। अब ये क्लाइमेट इमरजेंसी क्या है, जैसे न्यूजीलैंड ने 2 दिसंबर को अनाउंस किया, ये एक ऑनलाइन पिटीशन है, आप लोग भी इसको देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ग्रीन पीस न्यूजीलैंड सबको एक एनजीओ है जो सबको अर्ज कर रहा है गवर्नमेंट को कि आप अपने अपने देश में क्लाइमेट इमरजेंसी जो है वो लगाओ, क्योंकि लोग बहुत ही, अगर आप देखेंगे, बहुत एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली यूके में अप्रैल में बर्फ़ गिर रही है और यहाँ पे अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, यहाँ पे अब अप्रैल में काफ़ी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन काफ़ी ठंड थी, अभी तक हमने फ़ैन्स ऑन नहीं किए थे। तो हर जगह ये चीज़ देखा जा रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखे जा रहे हैं, कैटास्ट्रॉफिक लॉस देखा जा रहा है, वाइल्ड लाइफ का स्पीशीज़ अगर आप देखेंगे बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं। एक और वीडियो मैंने बनाई थी जहाँ पर मैंने बताया था कि इक्वेटर पे बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी माना जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है कि वहाँ पे जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो पोल्स की तरफ जा रही हैं। एग्जैक्टली पोल्स की तरफ नहीं जा रही, बट धीरे धीरे जैसे ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल से थोड़ा और ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर वो सहन नहीं कर पा रही। तो इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, क्राइसिस फ्रेश वाटर फूड दोनों के लिए हो रहा है। तो ये एक क्लाइमेट इमरजेंसी इस पर इशू करना चाहिए। 2019 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज़ ने क्लाइमेट इमरजेंसी वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया था, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता था एथोस मूड एंड प्री ऑक्यूपेशन ऑफ द पासिंग ईयर, कि लास्ट ईयर जो पासिंग ईयर था उसमें क्या क्या मेनली इम्पॉर्टेंट रहा और किसका पोटेंशियल है कि वो एक कल्चरल सिग्निफिकेंस के तौर पे भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्लाइमेट इमरजेंसी को वर्ड डिक्शनरी में इंक्लूड किया गया। इसको डिफाइन कैसे करती है डिक्शनरी? अ सिचुएशन इन विच अर्जेंट एक्शन इज़ रिक्वायर्ड, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत अर्जेंट एक्शन का रिक्वायरमेंट है ताकि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। जो इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज हम होती जा रही है, डैमेज होता जा रहा है, इसकी वजह से हम उसको रोक सकें। तो डिक्शनरी में भी ये वर्ड जो है वो डाला गया। अब न्यूजीलैंड ने 32 और ऐसे देश हैं जिन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है और न्यूजीलैंड ने भी उन्हीं देशों के साथ ज्वाइन किया है, जिस तरह से जापान, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, इस तरह के देश हैं। अब ज़ीरो कार्बन बिल भी इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपने फर्स्ट टर्म में पास किया था, जिसका फ्रेमवर्क है कि एमिशंस 2050 तक हमें ज़ीरो करनी है। एग्जेम्पशन यहाँ पे फार्मिंग और कुछ ऑफशोर ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन जो बैन किया था वहाँ पे रखी गई हैं। एग्जेम्पशन फार्मिंग के लिए रखी गई है, एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन ऑफशोर जो ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन है उसको बैन किया गया है। तो आप देख सकते हैं नियरली हाफ ऑफ न्यूजीलैंड्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इसलिए यहाँ पे फार्मिंग को भी थोड़ा एग्जेम्पशन में रखा गया क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी है यहाँ पे। लेकिन एग्रीकल्चर इनका ऐसा एरिया है जहाँ से मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैसेस न्यूजीलैंड की आती हैं। मेनली अब देखेंगे कौन सी गैस? मीथेन। अब गवर्नमेंट एजेंसीज जो है नेशन की वो मेजर करेंगी, एमिशंस को रिपोर्ट करेंगी, क्योंकि मेन उनका यही है कि हमें 2025 तक अपने गोल्स अचीव करने हैं। इमीडिएट फोकस न्यूजीलैंड ने क्लाइमेट को देखते हुए किस पे रखा है? जो लार्जेस्ट और मोस्ट एक्टिव कोल बॉयलर्स हैं और जो कार फ्लीट यूज़ हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि हम किस पे शिफ्ट हो जाएं? इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स पे। तभी मैंने कहा कि वो बोल रहे कि हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी वही बसेस खरीदेंगे जो इस तरह के मॉडल पे चलती होंगी और पोल्यूशन नहीं करती होंगी। तो ये जो प्रोग्राम है इसको ऑलमोस्ट कितना फंडिंग है? 200 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स, जो कोल बॉयलर्स को रिप्लेस करेगा और लोगों की मदद करेंगे जो लोग बसेस चलाते हैं कि वो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स खरीद सकें। अब ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने पहले भी कुछ इस तरह के डिसीजंस लिए हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। 2019 में अगर आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स एक्ट 2002 को इन्होंने मॉडिफाई किया, अमेंड किया पेरिस अग्रीमेंट के चलते। पेरिस अग्रीमेंट में जो भी इनके गोल्स डिसाइड किए हैं इन्होंने 2015 में न्यूजीलैंड ने पेरिस अग्रीमेंट को रेटिफाई किया, उसके चलते इन्होंने अपने इस लॉ में चेंजेस लाए। उसके बाद कार्बन न्यूट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है
वो सेट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस जो है उसको लॉन्च किया कि किस तरह से ग्रीन इन्वेस्टमेंट ये करेंगे, और पेरिस अग्रीमेंट को ये बहुत सीरियसली ले रहे हैं और उसके गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। ये इस प्राइम मिनिस्टर की टर्म्स में ये सब हो रहा है। और जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर इनका सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस यहाँ से होते हैं। अब देखिए हम क्लाइमेट क्राइसिस के बीच में हैं, न्यूजीलैंड का गवर्नमेंट का ये मानना है, और हर तरह से हमारी लाइफ्स इससे इफ़ेक्ट होती हैं और गवर्नमेंट यही चाहती है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करे, इसलिए इस तरह के लॉज और लेजिस्लेशंस लाए जा रहे हैं। और वर्ल्ड के लीडिंग साइंटिस्ट हैं, उनका मानना है कि हमारे पास अब सिर्फ 9 से 10 साल बचे हैं ग्लोबल एमिशंस को कम करने में, अगर हम इस प्लानट को बचाना चाहते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं सब गवर्नमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रही हैं और उनका पालन करना, इम्प्लीमेंटेशन अब एक मेन चीज़ है जिसको हम देखेंगे। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन, जहाँ पे हमने देखा कि न्यूजीलैंड किस तरह से एक पहला देश बना है जिसने फाइनेंशियल फर्म्स पे एक लॉ बनाया है क्लाइमेट चेंज को इम्प्रूव करने के लिए, रोकने के लिए। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।